हेलो गाइस, वेलकम टू आईपीए इंस्टीट्यूट। गाइस, आज का जो सेशन मैं लेने वाला हूं, ये सेशन सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन के ऊपर है। गाइस, इस पूरे के पूरे सेशन में हम सीए फाउंडेशन का ए से लेके जेड तक हर एक इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको ए टू जेड हर एक डिटेल पता हो एंड आपको ऐसा नहीं लगे कि यार मुझे तो इस एग्जामिनेशन के बारे में नॉलेज ही नहीं है। और मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड में बताऊंगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको इस लेक्चर के बाद कोई डाउट रहे। गाइज, उससे पहले मैं आपको सीए एग्जाम के बारे में, रतन टाटा ने क्या कहा है, सीए एज अ प्रोफेशन के बारे में क्या कहा है, सीए कितनी बड़ी डिग्री है, आपको ये छोटा सा उनका एक जो लाइनर है उसी से समझ में आ जाएगा। गाइज, उन्होंने कहा आई नीड एमबीए टू रन माई बिजनेस। क्या बोला? आई नीड एमबीए टू रन माई बिजनेस। मुझे बिजनेस चलाने के लिए एमबीए की जरूरत है, बट आई नीड सीए टू टीच देम हाउ टू रन द बिजनेस। मतलब सीए चाहिए ताकि उनको सिखा सके कि बिजनेस चलाना कैसे। तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि आप एक कितने बड़े नोबल प्रोफेशन की आप बात करने वाले हैं। सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग विद द सेशन, जो मेरा पहला सेशन देख रहे हैं गाइज, आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हम बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालते हैं। तो लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। गाइज, माई नेम इज सीए महेंद्र सिंह शेखावत। आई क्वालिफाइड सीए in 2011 and I'm a graduate from HR college. Guys, उसके बाद 2011 के बाद कंटिन्यूस मैं एजुकेशन में ही काम कर रहा हूँ एंड वी ट्राई टू डेवलप न्यू एंड इनोवेटिव वेज सो दैट बच्चा एग्जाम को कैसे क्रैक करे उसको समझ में आ सके। गाइज, आईपी इंस्टीट्यूट एज ए होल की बात करूं तो डॉक्टर प्रियंका राठौड़ मैम एंड मी, वी बोथ रन दिस इंस्टीट्यूट एंड वी हैव एकेडमिक्स, सिविल सर्विसेज एंड सीए कोर्सेज इन आवर किटी। सो गाइज, इतना सब नॉलेज लेने के बाद, बेसिक जानकारी देने के बाद, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सीए। कि सीए फाउंडेशन बेसिकली है क्या और इसमें अल्टीमेटली हम कैसे एक लेवल से दूसरे लेवल में जा सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द सेशन एंड इंफॉर्मेशन। सो गाइस, सीए फाउंडेशन, लेट्स बिगिन विद द डिटेल। गाइस, सबसे पहले एलिजिबिलिटी। कई बच्चों का मेरे पास ऐसी क्वेरी आती है, सर ये जो एग्जाम है हमें 12th में कितना परसेंट लेके आना है सो दैट हम सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे पाए। सो गाइस, सबसे पहले देयर इज नो परसेंटेज क्राइटेरिया। मतलब आप फाउंडेशन देने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है परसेंटेज का। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या होना पड़ेगा? 12th पास होना पड़ेगा। अगर आपने 12th क्लियर कर लिया है, आप इस एग्जाम को देने के लिए क्या है गाइस? एलिजिबल हैं। आपको ये एग्जाम देने के लिए और कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, आप एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो बच्चों के दिमाग में होता है कि 12th में सर मेरे एग्जाम खराब हो गए, मेरी परसेंटेज थोड़ी कम आ सकती है, क्या ये एग्जाम हम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? तो पहला क्वेश्चन मैंने आंसर किया गाइस, ये एग्जाम में कोई क्राइटेरिया नहीं है। इस एग्जाम में सिंपल सा है, आपको 12th पास होना चाहिए। सर, लास्ट डे टू रजिस्टर। सो गाइस, लास्ट डे टू रजिस्टर से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्जाम कितने बार होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा एग्जाम 2 बार होते हैं, 2 टाइम्स इन अ ईयर और ट्वाइस इन अ ईयर। 2 टाइम्स अ ईयर मतलब साल में 2 बार ये एग्जाम होता है। और ये 2 बार एग्जाम मेरे प्यारे बच्चों कब होता है? ये होता है गाइस आपका एक तो नवंबर में और दूसरा आपका होता है मई में। ओके, सो आपका अटेम्प्ट, क्या बोला मैंने? अटेम्प्ट मतलब एग्जाम आप 2 बार में से कोई से भी बार दे सकते हो, या तो नवंबर या मई। अब लेट्स ट्राई टू आंसर दिस क्वेरी। कई बच्चे कहते हैं कि सर हमने अभी जस्ट 12th का एग्जाम दिया है, क्या हम ये मई वाला पेपर दे सकते हैं? मैंने कहा 100% नो। वाई? सर अभी तो आपने कहा साल में 2 बार एग्जाम हो सकता है, जब देना चाहो दे दो। बेटा, नीचे वाली इंफॉर्मेशन को ऊपर वाले से भी कोलेक्ट करना है। क्या आप मई में 12th पास हो जाएंगे? सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए क्या है गाइस, मतलब 12th का रिजल्ट तो हो सकता है आ जाए, बट मई में अगर आपको एग्जाम देना है तो आपको एग्जाम फॉर्म पहले फिल करना होगा। और एग्जाम फॉर्म जब फिल होता है तब आपका 12th का रिजल्ट नहीं आया हुआ होता। तो इसलिए आप क्या करते हो बच्चों, आप अगर 12th जस्ट अपीयर किया है तो आप मई वाला अटेम्प्ट नहीं दे सकते। आपके लिए जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा वो होगा मेरे प्यारे बच्चों नवंबर। अब आते हैं लास्ट डेट। अटेम्प्ट समझ लिया, अब हम आते हैं मेरे प्यारे बच्चों लास्ट डेट। सो गाइज, अगर आप नवंबर का एग्जाम देना चाहते हैं, नवंबर अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो आपके लिए लास्ट डेट है 30th ऑफ जून।
30 जून से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सर हम रजिस्ट्रेशन कब करवा सकते हैं? 12th एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद? नहीं, आप चाहें तो एडमिट कार्ड के बेसिस पे 12th एग्जाम के रिजल्ट से पहले ही गाइस आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट रिमेंबर दैट इंस्टीट्यूट आपको रिजल्ट से पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देगा। सर ये एक नया वर्ड क्या बोला आपने, प्रोविजनल? प्रोविजनल का मतलब है वो आपका रजिस्ट्रेशन फाइनल तभी माना जाएगा जब आप 12th में पास हो जाएंगे और अपनी मार्कशीट इंस्टीट्यूट में सबमिट करेंगे। आ रहा है समझ में? जब गाइज मैं ये बार बार इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट बोल रहा हूं, लेट मी क्लैरिफाई दैट, जैसे आप 12th का एग्जाम देते हैं सीबीएसई, आईएससी या स्टेट बोर्ड से, तो वैसे ही यहां जब आप पेपर देते हैं सीए के, तो सीए इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI, जो यहाँ पे गवर्निंग बॉडी है, आपको इन्हीं इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो क्लैरिटी है, नवंबर अटेम्प्ट आपको देना है तो 30 जून से पहले रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। मई में अगर आपको एग्जाम देना है तो आपके लिए लास्ट डेट है 31 दिसंबर। क्या डेट है गाइस? 31 दिसंबर। तो अगर आपको मई अटेम्प्ट देना है, आपको कब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा गाइस? 31 दिसंबर। अगर करवा लिया यू आर एलिजिबल, अदरवाइज फिर आपका अगला अटेम्प्ट आएगा। सो अब कई बच्चों का सवाल होता है, सर लास्ट डेट 30 जून है, अभी 12th का पेपर दिया ही है, तो रिजल्ट का वेट कर लेते हैं, बाद में करवा लेंगे। नहीं गाइज, आपको अगर नवंबर अटेम्प्ट देना है तो आप 12th के जस्ट बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, और जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे आपको इंस्टीट्यूट की बुक्स चाहिए होंगी। तो आप जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे इंस्टीट्यूट आपको बुक्स नहीं भेजेगा, बुक्स नहीं भेजेगा तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप जितना जल्दी आपके एडमिट कार्ड आने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करा पाएं, दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू। सो गाइस आई थिंक दो क्वेश्चन आंसर हो गए, आपकी एलिजिबिलिटी और दूसरा आपकी लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन। सर व्हाट इज द फीस? गाइज आपको 9200 रुपीज का फीस देना है फाउंडेशन के लिए। क्या बोला मैंने? मुझे 9200 का फीस देना है सीए फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए। गाइज अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, जब मैं ये फीस का कॉलम आपसे डिस्कस कर रहा हूं तो यहाँ पे आप जनरली फाउंडेशन के लिए दो टाइप की फीस देते हैं। गाइज मैं मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ, सेशन लेता हूँ, मुझे आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बच्चे ना फीस में भी कंफ्यूज होते हैं। उन लोगों को इन दो में डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन फीस, दूसरा एग्जाम फॉर्म फीस। क्या बोला मैंने? एग्जाम फॉर्म फीस। ये दोनों अलग अलग चीज हैं। आप जब 12th के एडमिट कार्ड के बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो आपको 9200 रुपए देने होते हैं। ये जो 9200 रुपीज आप देते हो उससे आप सीए इंस्टीट्यूट के साथ, दैट इज ICAI के साथ आप रजिस्टर हो गए। उसके बाद अब उनके रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो, वो आपको बुक्स भेज देंगे और सब कुछ चलता रहेगा सही। अब सीए इंस्टीट्यूट मैंने आपको पहले ही बताया साल में 2 अटेम्प्ट लेता है, दैट इज नवंबर एंड में। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि ये एग्जाम फॉर्म क्या है? यार आपने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, इंस्टीट्यूट को तो सपना नहीं आएगा ये बच्चा मेरे साथ नवंबर अटेम्प्ट देगा कि कौन सा देगा, नवंबर देगा कि कौन सा देगा, मई अटेम्प्ट देगा। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, आपसे एग्जाम से पहले एग्जाम फॉर्म फिल करवाते हैं, जिसकी फीस मेरे प्यारे बच्चों 1500 रुपीज होती है। कितनी होती है? 1500 रुपीज। गाइज एग्जाम फॉर्म की भी डेट्स रहती हैं, और जनरली ये आपकी डेट्स जो होती हैं वो आपकी डिपेंड करता है अगस्त सितंबर के अराउंड, और आपका जो नवंबर अटेम्प्ट है उसके लिए अगस्त सितंबर, आपका जो मई अटेम्प्ट है उसके लिए अप्रोक्सीमेटली फरवरी। So guys, this is how you have to go. So there are two forms you have to fill. One is the registration form which you have to fill right now if you have appeared for 12th. तो आप वो फिल करें। उसके बाद जब आप अपना नवंबर अटेम्प्ट देंगे तो उससे पहले अगस्त सितंबर के अराउंड आपके एग्जाम फॉर्म आउट होंगे, उस एग्जाम फॉर्म को आप फिल करें ताकि इंस्टीट्यूट आपको अलाउ करे आप नवंबर का पेपर दे पाएं। बहुत सारे बच्चों का अटेम्प्ट मिस हो जाता है क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, बुक्स आ जाती है, वो सोचते हैं हमने सब कुछ करा लिया, और एग्जाम देने की जब बारी आती है वो एग्जाम दे नहीं पाते। तो ऐसी क्लरिकल एरर अपना नहीं होना चाहिए। गाइज अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, गाइज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है हमारा सिलेबस। क्या है? जो हमारा सिलेबस। जब हम सिलेबस की बात करते हैं गाइज,
तो यहाँ पे जो टोटल पेपर्स होते हैं वो 4 हैं, और 4 का टोटल है 400। 4 का टोटल कितना है? 400। मतलब वी हैव 4 पेपर्स विच वी हैव टू गिव, एंड द टोटल मार्क्स इन चारों पेपर के मिला के होते हैं 400 मार्क्स गाइस। तो इन 400 मार्क्स को कैसे अपॉर्शन किया गया है? तो मैंने कहा इन 4 को 4 पेपर्स में बांटा गया है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। तो गाइस पहला पेपर जो है आपका, आप नाम से ही समझ सकते हो, ये अकाउंटेंसी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अकाउंटेंसी। तो आपका पेपर 1 अकाउंटेंसी का होगा, और ये 100 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा गाइस? ये 100 मार्क्स का होगा। और ये पेपर कैसा होगा? ये एक सब्जेक्टिव पेपर आएगा। सब्जेक्टिव पेपर मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, 4 ऑप्शन नहीं होंगे। इसमें आपको क्वेश्चन आएगा, आंसर लिखना पड़ेगा। राइटिंग पेपर आएगा, मतलब सब्जेक्टिव पेपर आएगा। क्लियर कट है गाइज? अब बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है, सर हमने अकाउंट्स 11th में भी पढ़ी, हमने अकाउंटेंसी 12th में भी पढ़ी, तो सर ऐसा क्या डिफरेंस हम सीए फाउंडेशन में लेके आए कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए? तो गाइज नंबर 1, अगर आपने सीए एग्जामिनेशन करना है, तो आपको फाउंडेशन क्रैक करना है, तो आपको सबसे पहले ये डिफरेंस तो 100% बेटा समझना पड़ेगा कि वो अकाउंट्स और ये अकाउंट्स में क्या फर्क है। गाइज आई विल नॉट से दैट हर बच्चा जिसने 11-12 पढ़ी है वो बच्चे ने क्या किया है कि क्रैमिंग करी है। जरूरी नहीं है। बच्चे कई लोग लॉजिकल होते हैं, बुक्स को रीड करते हैं, गो थ्रू करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं। बट 99% बच्चे गाइज वो क्रैम करते हैं। उनको लगता है हम नंबर्स में कैलकुलेशन कर रहे हैं, फिगर्स निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। प्रैक्टिकल का बेटा मतलब होता है लॉजिकल, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। जैसे लेट्स से क्लास 11th है, क्लास 11th में आपने डिप्रिसिएशन पढ़ा, आपने पढ़ा कि यार एक एसेट लाते हैं, 2 मेथड होता है, एक एसएलएम एक डब्ल्यूडीवी। क्लियर है? इतना छोटा सा अपने को लगता है और अपन क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं और अपने को लगता है अपन ने तीर मार लिया। गाइस ये लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है। आपको एक थॉट प्रोसेस पीछे जाना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा, लेट्स से मैं आपको एक एसेट दे दूं, लेट्स से आई गिव यू माय मोबाइल फोन। मैं अब आपसे पूछूं कि बताओ यहाँ पे कौन सा मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन लगेगा। सो अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? व्हाट कनेक्शन दैट यू मिस इन द क्लास इज दिस। आप लोग कई बार ये कनेक्शन मिस कर जाते हो। आप ये कनेक्शन मिस कर जाते हो कि हमें एक स्टेप पहले सोचना है। तो सीए में यही थॉट प्रोसेस आता है। आपने जो अगर क्लैरिकल टाइप ऑफ अकाउंटेंसी करी है वो आपको यहाँ काम नहीं आएगी। आपको लॉजिकल बेस डेवलप करना पड़ेगा। आपका दिमाग इतना चलना चाहिए कि यार एसेट पे हम डिसाइड कैसे करेंगे कि डब्ल्यूडीवी लगे कि एसएन लगे। ऐसा लॉजिकल बेस आपको सोच के चलना पड़ेगा। नंबर 2, आपका पेपर है बेटा बिजनेस लॉ का, और दूसरा है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। गाइज ये जो बिजनेस लॉ है, कई बच्चे सोच सकते हैं सर हम तो सीए कर रहे हैं, अकाउंट्स का हमने सुना था होना चाहिए, ये लॉ क्यों आ गया? गाइज लॉ के आगे एक वर्ड लगा हुआ है बिजनेस लॉ। मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ वही लॉ पढ़ाए जाएंगे जो आप बिजनेस करते वक्त यूज करते हो। तो गाइज जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाओगे, नौकरी करोगे, खुद का प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ये सारी की सारी चीजें, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह रीड करने होंगे। अगर आपको लीगल टर्मिनोलॉजीज क्लियर ही नहीं होंगी, बिजनेस में कौन कौन से रूल लगते हैं वो क्लियर ही नहीं होंगे, तो हाउ इट विल गो। तो यहाँ पे 60 मार्क्स का तो बिजनेस लॉ है। पेपर 2 यू कैन सी गाइस देयर आर 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए इज बिजनेस लॉ एंड पार्ट बी इज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग गाइस, लॉ 60 मार्क्स का है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग दैट इज इंग्लिश, वो आपका 40 मार्क्स का है। इंग्लिश क्यों पर्टिकुलरली इंट्रोड्यूस किया गया गाइस? जब मैं आपको बताता हूं कि यार हम लोग ना एमबीए वाला वो कोड जब बताते हैं, तो जनरली क्या होता है कि ऐसा देखा गया कि जो सीएस होते हैं उनका जो प्रेजेंटेशन है, मतलब जो लेटर राइटिंग है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जब लेटर लिखने होते हैं या कोई भी कॉर्पोरेट रिलीज करना होता है, तो दे हैव ऑब्जर्व, मींस द इंस्टीट्यूट हैज ऑब्जर्व दैट वी लैक अ बिट इन कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। तो उन्होंने इसीलिए ये कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग विच यू कैन से इन सिंपल लैंग्वेज इंग्लिश इंट्रोड्यूस करी, ताकि अपना ये वाला पार्ट भी स्ट्रांग हो जाए। गाइज अगेन 60-40 मतलब पेपर 2 भी कितने का हो गया? 100 मार्क्स का, और ये कैसा है? सब्जेक्टिव, मतलब दोनों के दोनों पेपर क्या है? सब्जेक्टिव। गाइज उसके बाद हमारा आता है पेपर 3। गाइज पेपर 3 की जब मैं बात करता हूं, तो अब आप देखो मैंने पेपर 1 और 2 को ब्लू में लिखा है और पेपर 3 और 4 को ब्लैक में लिखा है। कारण क्योंकि बेटा ये दोनों आप देख सकते हो सब्जेक्टिव हैं, पेपर 1 और 2। पेपर 3 एंड 4 क्या है बेटा? ऑब्जेक्टिव है। मतलब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, आपको एक सही करना है। क्या करना है? एक सही करना है। सर
ये तो बड़ा आसान है, तुक्के मारे जाओ। नहीं, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग दी है। 1/4 मार्क्स आपको नेगेटिव अवार्ड होते हैं। कितना बेटा? 1/4 आपके नेगेटिव अवार्ड होते हैं, मतलब आपका 25 मार्क्स माइनस कर दिया जाएगा। सर एग्जाम्पल बताओ। एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, आपने 4 क्वेश्चन गलत किए, तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन गलत किए तो उसका 25% होता है 1 मार्क। इसका मतलब आपने बचे हुए 96 क्वेश्चन अगर सही भी किए तो नॉर्मली 96 मार्क्स आते, बट क्योंकि ये 1 मार्क नेगेटिव हो गया तो आपका स्कोर 95 आएगा। कितना आएगा? आपका स्कोर 95 आएगा। सो गाइज पेपर 3 का डिस्कशन कर रहे थे, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। गाइज इसमें भी देखो 2 पार्ट हैं। पहला बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, गाइज 60 मार्क्स का है। दूसरा स्टैटिस्टिक्स है, कितने का? 40 मार्क्स का। कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि यार मैथमेटिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है सीए में? नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2, सर हम तो नॉन मैथ्स के हैं, क्या हमारे से सीए हो जाएगा? इतना हुआ बना रखा है। तो पहला सवाल कि हमें सीए में मैथमेटिक्स का क्या काम? गाइस सीए आपको पता ही है नंबर से खेलता है। अगर आप कभी आगे जाके किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपका बॉस कह रहा है आपको कि यार हमें एक मशीन खरीदनी है 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके, बिजनेस में हमने जो ये 1 करोड़ लगा रहे हैं बैंक से लिया है 15% में, अब बताओ हम इसको लेट आउट किस रेट पे करें ताकि हमें रिटर्न आए 30%। तो ये जो थोड़ी बहुत कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, कौन सा वर्ड यूज किया मैंने? बिजनेस मैथमेटिक्स या कॉमर्शियल, ये आपको सीखना जरूरी है ताकि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाके यूजेस करो तो आप ऐसा डरो नहीं कि यार मेरे पास तो मैथ्स नहीं थी। इसलिए ये पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है। ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन, सर मैथ्स तो है ही नहीं हमारे पास, हम तो नॉन मैथ स्टूडेंट है, क्या हमारे लिए सीए कोर्स बना है? 100% बना है। गाइज आप देखो पेपर 3 100 मार्क्स का है, उसमें से 60 मार्क्स का मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग है और 40 मार्क्स का स्टैट्स है। तो उल्टा चालू होते हैं। स्टैटिस्टिक्स तो मैथ्स नॉन मैथ्स दोनों ने पढ़ी है 40 मार्क्स की, लॉजिकल रीजनिंग दोनों के लिए नहीं है, 60 हो गया। तो 100 में से 60 तो दोनों का बराबर हो गया। बिजनेस मैथमेटिक्स में से भी गाइस 20 से 25 मार्क्स का ऐसा पेपर आएगा जो 10th तक की मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। 10 से 15 मार्क्स की मैथ्स ऐसी होती है मेरे प्यारे बच्चों जो कि एक 11 12th में मैथ्स करिए उसको थोड़ा सा कंफर्ट रहता है, बट ट्रस्ट मी गाइस आपके पास इतना टाइम होता है नवंबर फाउंडेशन के लिए 12th के जस्ट बाद कि आप आराम से इन चीजों को कवर अप कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है बेटा फंडा? गाइस मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे यहाँ से नॉन मैथ्स की बच्ची इतने मार्क्स लेके आई कि वो रैंक से जस्ट बच गई। तो इसका मतलब यार मैथ्स इतना ही बड़ा रोल प्ले करता है तो नॉन मैथ्स वाली बच्ची इस लेवल तक तो नहीं पहुंचती जो ऑल इंडिया रैंक के आस पड़ोस में पहुंच जाए। इज दिस क्लियर टू यू गाइस? सो अपना पेपर 3 क्लियर हुआ, मैथ्स को लेके जो दिमाग में आपके डिलेमास थे वो क्लियर हुए। ये था पेपर 3। पेपर 4 इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, दैट इज 60 मार्क्स, एंड आपका कॉमर्शियल नॉलेज, बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज, दैट इज योर 40 मार्क्स। ये भी ऑब्जेक्टिव का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है। इकोनॉमिक्स हमने पढ़ी होती है, बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज जो है वो आपका थोड़ा बहुत बिजनेस स्टडीज से आप कनेक्ट कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। क्लियर है गाइस? तो मैंने आपको पेपर की सारी डिटेल समझा दी, कोर्स में क्यों है ये भी समझा दिया, मैथ्स वालों के क्वेश्चंस का आंसर भी दे दिया। नाउ द केस इज सर पास कैसे होंगे? मेन पूरा का पूरा मुद्दा तो यही है, हाउ टू क्लियर दिस एग्जाम। सो गाइज आई विल जस्ट टेल यू दैट व्हाट विल बी द क्राइटेरिया, आप इसको कैसे पास कर सकते हो। गाइज हमें पता है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 है। लेट्स से मैं यहाँ एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई बच्चा, जैसे मिनिमम 40% बोला गया है, ठीक है, एग्रीगेट 50% बोला गया है, आप मुझे बताओ टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 400। तो एग्रीगेट कितने होने चाहिए? 200। मतलब 50% कितने होने चाहिए? 200। ये कहता है एग्रीगेट। अब मैं एक बच्चे का रिजल्ट लेता हूं, अपना मत मान लेना बेटा, फेल करेंगे अपन इनको, ठीक है, अपना नहीं है ये। मैंने कहा है यहां पे लेट्स से कि बच्चे के नंबर आए 60, 70 और 32। अब आप टोटल करो इसका, 232 मार्क्स हो रहे हैं, मतलब 232 मार्क्स हो रहे हैं और बच्चा एग्रीगेट में 50% से ऊपर ला रहा है। बट क्योंकि इसके एक सब्जेक्ट में 40 से कम है, इस बच्चे का रिजल्ट फेल माना जाएगा। कितना माना जाएगा? फेल माना जाएगा। क्लियर है? दिस पर्सन विल नॉट पास इन फाउंडेशन बिकॉज दोनों क्राइटेरिया में से एक ही फुलफिल हुआ, दूसरा वाला रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब वो बच्चा फेल हो गया। अब मैंने कहा वापिस एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 4, बच्चे के मार्क्स आए 45 45 45 45, मतलब मार्क्स आए 180। तो सब में 40 तो आ ही गए, बट क्या एग्रीगेट आया? नहीं।
तो क्राइटेरिया एक फुलफिल हो गया 40 वाला, दूसरा नहीं हुआ। तो भैया आप पास कब होगे? जब आपके सब में 40 से ऊपर हैं, आपके सब में 40 से ऊपर हैं और आपके 200 से भी ऊपर हैं। ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ही आप ये एग्जाम क्या कर पाओगे, क्लियर कर पाओगे और नेक्स्ट लेवल पे जा पाओगे। गाइस टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, यू नो कि ये एग्जाम पास करना डिफिकल्ट नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा आसान है, बट मैं ये भी नहीं कहूंगा डिफिकल्ट है। मतलब आप एक अगर राइट रोड मैप फॉलो करो, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो फेल होते हैं उनमें जब आप पूछोगे तो वो क्या करते हैं कि रेगुलर कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं करते। कई बार बच्चा होता है अपनी इंटेलिजेंस पे ज्यादा विश्वास करता है रादर देन हार्ड वर्क। गाइस दिस कोर्स इज फॉर हार्ड वर्किंग पीपल, दिस कोर्स इज फॉर हार्ड वर्किंग पीपल। इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा भी होगे और हार्डवर्किंग नहीं हो, नहीं चलेगा। इंटेलिजेंस हार्डवर्क तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ एक नॉर्मल लेवल इंटेलिजेंस होगा तो भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, बट कंसिस्टेंट एंड रेगुलर पढ़ाई होनी चाहिए। इज दिस क्लियर टू गाइस? गाइस ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है आप उसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको लगता है कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को हम लोग क्या करें बेटा, सॉल्व करें। डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हो सकता है आप ये लेक्चर देख रहे हो, आप मेरी ऐप पे देख रहे हो, आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो, आप टेलीग्राम चैनल पे देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप कहीं पे भी देख सकते हो। कोई भी मोड से आप मुझे रीच कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन दूं। और गाइस जो मैंने अभी आपको तरीका बताया है, आप इस तरीके से चलोगे 100% फाउंडेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गाइस सपोर्ट करने के लिए मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा इंस्टीट्यूट का बैकग्राउंड भी दे देता हूँ, क्योंकि लास्ट जो वीडियोस दिए थे बच्चों ने कहा था कि सर आप थोड़ा सा इंस्टीट्यूट के बारे में भी बताएं, अगर हमें ज्वाइन करना हो तो क्या प्रोसीजर है, कैसे है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ इंस्टीट्यूट के बारे में कि हम किस तरह के प्रोग्राम रन करते हैं एंड आप किस तरह से एनरोल कर सकते हैं। सो गाइज सबसे पहले हम लोग क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं गाइज। हम लोग स्टूडेंट रैंकर इंटरेक्शन करवाते हैं, एक्सपर्ट फैकल्टीज हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं गाइज। हम लोग कंटिन्यूअस टेस्ट सीरीज लेते हैं, क्विक रिवीजन करवाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डाउट सॉल्विंग सेशंस भी रखते हैं गाइज। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करिकुलम है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। आप हो सकता है फाउंडेशन कहीं से भी कर रहे हो, आप कोशिश करें ये सारे आप माइंड मैप्स में अपने ये सारे के सारे लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आप क्या करें बेटा, क्लियर रखें गाइज। ये जो मैंने फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस किया पढ़ने का पढ़ाने का, गाइज ये वेल टेस्टेड फॉर्मूला है। हमने इसी फॉर्मूले से ऑल इंडिया रैंक्स भी जनरेट किए हैं, बच्चों को बेनिफिट भी हुआ है। सो गाइज अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो, आपको लगता है आंसर नहीं कर पाए, यू कैन रीच आउट टू माई नंबर 9001114477। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, जो भी आपको वे कन्वीनियंट हो आप मुझे रीच करें। बट मोर इंपॉर्टेंट अपने नाम के आगे वो प्रीफिक्स जोड़ें जिसके लिए आज मैंने और आपने ये टाइम निकाला है। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट एंड होप यू क्लियर सीए फाउंडेशन विद फ्लाइंग कलर्स।